नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर सीबीआर में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसके क्रम में आज की ये हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें आज आप लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम को। प्यारे साथियों, देखा जाए तो इतिहास एक टफ सब्जेक्ट माना जाता है और इसके इतने विस्तृत सिलेबस को ख़त्म करना किसी चैलेंज से कम नहीं है। लेकिन हम आपके इस पूरे सिलेबस को कम से कम समय में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और कुछ ही समय में आपको इतिहास पर भरोसा होने लगेगा। आप देखते ही देखते इतिहास में पारंगत हो जाएंगे। तो आज आप लोग पढ़ेंगे इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर उपागम होता क्या है। उपागम, ये उपागम है क्या, इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। तो उपागम का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण या विचारधारा। विचारधारा अर्थात जो इतिहासकार हैं, उन्होंने इतिहास लेखन के लिए इतिहासकारों के क्या दृष्टिकोण थे, उनकी क्या विचारधारा थी। साथ ही साथ इतिहासकारों ने ऐतिहासिक परिस्थितियों की व्याख्या किस तरह से की और विभिन्न इतिहासकारों के मतों के बीच क्या तर्क वितर्क रहे। इसी के साथ लोगों की जो सामाजिक दिनचर्या है, लोगों की जीवन शैली है, लोगों की सोच, लोगों के विचारों को इतिहासकारों ने किन आयामों में लिखा है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी साथियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसे सबसे पहले देख सको। तो इतिहास लेखन के कौन कौन से दृष्टिकोण थे, तो देखते हैं। पहला जो दृष्टिकोण था उसे औपनिवेशिक दृष्टिकोण कह सकते हैं। दृष्टिकोण। दूसरा राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। तीसरा दृष्टिकोण मार्क्सवादी दृष्टिकोण। चौथा है उपाश्रित या अधीनस्थ दृष्टिकोण। ठीक है। पांचवा आप लिख सकते हैं कैम्ब्रिज दृष्टिकोण। और छठवां है संप्रदायवादी दृष्टिकोण। और सातवां आप लिख सकते हैं नारीवादी दृष्टिकोण। तो ये कुछ प्रमुख दृष्टिकोण हैं, कुछ प्रमुख ये विचारधाराएं हैं जिनके आधार पर आधुनिक भारत के इतिहास का लेखन किया गया है, लिखा गया है। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे औपनिवेशिक दृष्टिकोण की। आखिर ये औपनिवेशिक दृष्टिकोण क्या है, इसके तहत किस तरीके से इतिहासकारों ने अपनी सोच को लिखा है। तो हेडिंग डालेंगे औपनिवेशिक दृष्टिकोण।
अर्थात औपनिवेशिक विचारधारा। तो सबसे पहले आखिर ये औपनिवेशिक है क्या, ये औपनिवेशिक क्या होता है? तो बेटा जो औपनिवेशिक शब्द है ये उपनिवेश से बना है। किससे बना है? उपनिवेश से। उपनिवेश से बना है औपनिवेशिक। तो आखिर ये उपनिवेश क्या होता है? आखिर उपनिवेश होता क्या है? तो बच्चों उपनिवेश जो होता है ये जब भी किसी शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा अपने हितों के लिए किसी भी कमजोर राष्ट्र पर, किसी भी कमजोर राष्ट्र के संसाधनों का शक्ति के बल पर उपयोग करना और उसके भौगोलिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लेना, ये उपनिवेशवाद कहलाता है, उपनिवेश कहलाता है। ठीक है। और इस प्रकार की जो विचारधारा होती है उसे औपनिवेशिक विचारधारा कहते हैं। तो इस शब्द से बन गया औपनिवेशिक दृष्टिकोण अर्थात औपनिवेशिक विचारधारा। ये चीज समझ में आ गई। जो 15वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी का जो काल था, का जो समय था, ये औपनिवेशिक काल था। इस समय में यूरोप की विभिन्न शक्तियों ने विश्व के विभिन्न भागों में अपने अपने उपनिवेश स्थापित किए और इसी क्रम में ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया। आखिर इतिहास लेखन में औपनिवेशिक दृष्टिकोण आखिर क्या है? तो जो भी औपनिवेशिक दृष्टिकोण के जो भी इतिहासकार हुए हैं, इनके लेखन में इनका ही प्रभुत्व झलकता है। इन्होंने अपने लेखन में पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी मूल्यों की ही प्रशंसा की और अपने ही लोगों का महिमा मंडन किया जिन्होंने उपनिवेश स्थापित किए थे। इसमें दो प्रमुख नाम हैं, जेम्स मिल और विंसेंट स्मिथ। ये दोनों व्यक्ति ये औपनिवेशिक दृष्टिकोण से ही इन्होंने इतिहास लिखा और इन्होंने अपने लेखन में भारत को एक अवरुद्ध देश बताया, भारत को एक पिछड़ी सभ्यता का देश बताया, भारत को कमजोर बताया। अर्थात इन्होंने अपने लेख में भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की और अपने राष्ट्र ब्रिटेन को एक गौरवशाली राष्ट्र, एक उत्कृष्ट सभ्यता वाला राष्ट्र बताया है और अर्थात ब्रिटेन का काफ़ी अधिक महिमा मंडन किया। ब्रिटेन को काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने अपने लेखनों में दिखाने का प्रयास किया। औपनिवेशिक दृष्टिकोण के जो भी इतिहासकार हुए उन्होंने ये भी कहा कि भारत को उपनिवेश बनाने का जो कार्य किया गया था वो बिल्कुल सही था। अर्थात भारत में औपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया थी उसको इन्होंने वैध ठहराया। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि औपनिवेशिक दृष्टिकोण के जो भी इतिहासकार हुए हैं उन्होंने भारत को कमज़ोर, भारत को पिछड़ा, भारत को एक बेकार देश साबित करने का पूरा प्रयास किया और अपने लेखनों में भारत को बहुत ही गिरा हुआ देश दिखाने की कोशिश की। इसके बाद हेडिंग डालेंगे राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। आखिर ये राष्ट्रवादी दृष्टिकोण क्या है? तो हेडिंग डालेंगे राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अर्थात राष्ट्रवादी विचारधारा। आखिर ये राष्ट्रवादी दृष्टिकोण या राष्ट्रवादी विचारधारा क्या है? भारत देश के हित में बात करने वाले इतिहासकारों की विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा कहलाती है, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण कहलाता है। आखिर ये राष्ट्रवादी दृष्टिकोण या राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास जो हुआ वो औपनिवेशिक विचारधारा का सामना करने के लिए या औपनिवेशिक विचारधारा को जवाब देने के लिए राष्ट्रवादी दृष्टिकोण या राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास हुआ। राष्ट्रवादी
विचारधारा के राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के जो भी इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने लिखा कि भारत पहले से ही एक समृद्धशाली देश था। ब्रिटिश सत्ता के कारण इसकी स्थिति में गिरावट आई। ब्रिटिश सत्ता ने भारत का लगातार शोषण किया। जो भी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के इतिहासकार हुए, उन्होंने ऐतिहासिक स्रोतों का विश्लेषण किया और ऐतिहासिक स्रोतों का विश्लेषण करने के बाद औपनिवेशिक विवरणों की असत्यता को सिद्ध करने का पूरा प्रयास किया। इन्होंने अर्थात राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के लेखकों ने, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के इतिहासकारों ने राष्ट्रीय भावनाओं को भी बढ़ाने का काम किया और साथ ही साथ राष्ट्रवादी विचारधारा के इतिहासकारों ने जातीय, वर्गीय, भाषाई भेदभाव खत्म करके लोगों को एकजुट करने का भी पूरा प्रयास किया। इसी तरीके से कुछ राष्ट्रवादी विचारक हुए हैं, जैसे दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे। इसी तरीके से गणेश वेंकटेश जोशी, जिन्हें जीवी जोशी भी कह देते हैं, जीवी जोशी। और इसी तरीके से आरसी दत्त और गोपाल कृष्ण गोखले, ये कुछ राष्ट्रवादी विचारक हुए और इन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में अपने लेखनों के माध्यम से औपनिवेशिक विचारधारा का पुरजोर विरोध किया, उसका खंडन किया। इसी तरीके से एक व्यक्ति हुए सखाराम गणेश देहस्कर। इनकी एक कृति है देशेर कथा। इसके माध्यम से इन्होंने दादाभाई नौरोजी और महादेव गोविंद रानाडे के विचारों को इन्होंने इसमें लिखा और इनके विचारों को इसके माध्यम से इन्होंने प्रचारित और प्रसारित किया। अगर देखा जाए तो जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के जो भी लेखक थे, जो भी इतिहासकार थे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय या कह सकते हैं कि सामाजिक सुधार आंदोलनों को, सामाजिक सुधार आंदोलनों को इन्होंने अपने लेखनों में एक महत्वपूर्ण स्थान इनको दिया। लेकिन इन्होंने अगर देखा जाए कि जो भी राष्ट्रीय इतिहासकार हुए हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के जो भी लेखक हुए हैं, इन्होंने हमेशा अपने लेखनों के माध्यम से भारत की उत्कृष्टता को, भारत की सर्वोच्चता को सिद्ध करने का पूरा प्रयास किया। अब बात करते हैं मार्क्सवादी दृष्टिकोण की। इसे साफ किए दे रहे हैं, मार्क्सवादी, हेडिंग डालेंगे मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो ये जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, मार्क्सवादी विचारधारा है दोस्तों, इस विचारधारा ने भी आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन कला को काफ़ी प्रभावित किया। ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा ने, मार्क्सवादी विचारधारा ने पूर्व की जो औपनिवेशिक विचारधारा है और राष्ट्रवादी विचारधारा, इन दोनों की कमियों को देखने का काम किया। आखिर ये मार्क्सवादी विचारधारा क्या है? मार्क्सवाद आखिर है क्या? मार्क्सवाद आखिर क्या है? तो इसको समझ लेते हैं। तो जो मार्क्सवादी विचारधारा है, इसने हमेशा समाज को दो भागों में बांटकर देखा है। एक तो
शासक वर्ग और दूसरा शासित वर्ग। अर्थात शासक और शासित वर्ग के बीच किस तरह से अंतर्द्वंद रहता है, किस तरह से विरोध रहता है। औपनिवेशिक स्वामियों ने अपने अधीन लोगों के हितों को किस तरीके से छीना, आखिर उनके हितों के बीच किस तरीके से अंतर्द्वंद था, किस तरीके से विरोध था, इसको देखने का काम किया। अर्थात मार्क्सवादी दृष्टिकोण ने भारतीय समाज के अंदर अंतर्द्वंद को देखने का काम किया। लेकिन इस विचारधारा अर्थात इस दृष्टिकोण अर्थात मार्क्सवादी दृष्टिकोण ने जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था उसको एक सामाजिक आंदोलन के रूप में देखने का काम किया। मार्क्सवादी विचारधारा ने यह माना कि जो भी ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं वो अमीरों और गरीबों के बीच के संघर्षों का परिणाम है। अमीरों और गरीबों के बीच संघर्षों का इतिहास है। अर्थात जो भी सामाजिक सांस्कृतिक जो भी परिवर्तन आज दिखाई पड़ते हैं उनका जो मूल कारण है वो आर्थिक परिवर्तन है, ऐसा मार्क्सवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी जो विचारक हैं उनका मानना है। कह सकते हैं कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण का आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन पर काफी प्रभाव पड़ा है। एक विचारक हुए हैं कार्ल मार्क्स। इन्होंने संपूर्ण विश्व के इतिहास का विश्लेषण किया और उनमें इन्होंने यही पाया कि जो भी इतिहास है वो अमीरों और गरीबों के अंतर्द्वंद से जुड़ा हुआ है, आपसी विरोध से जुड़ा हुआ है, उनके शोषण का इतिहास है, अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण का इतिहास है और गरीबों द्वारा उस शोषण से मुक्ति पाने के प्रयासों का इतिहास है। एक प्रमुख इतिहासकार हुए, इसको साफ किए दे रहे हैं, तो जो भी मार्क्सवादी दृष्टिकोण के जो भी इतिहासकार हुए हैं इन्होंने औपनिवेशिक दृष्टिकोण का बहुत ज़्यादा विरोध किया, हमेशा विरोध किया, हमेशा खंडन किया। एक प्रसिद्ध एक नाम है रजनी पामदत्त। ये एक प्रसिद्ध पत्रकार थे और एक इतिहासकार थे और ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण से, मार्क्सवादी विचारधारा से ये प्रभावित थे और इनकी एक कृति है जिसका नाम है इंडिया टुडे। ये 1940 में ये प्रकाशित हुई थी और इसके माध्यम से इन्होंने औपनिवेशिक शासन को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। पहला भाग है वाणिज्यिक पूंजीवाद अर्थात जब कंपनी ने भारत के अंदर आकर के व्यापारिक गतिविधियों पर कब्जा कर लिया था उस समय को वाणिज्यिक पूंजीवाद नाम दिया गया। दूसरा जो नाम है औद्योगिक पूंजीवाद अर्थात जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई थी उस समय को इन्होंने औद्योगिक पूंजीवाद नाम दिया। और तीसरा जो नाम है वो है वित्तीय पूंजीवाद अर्थात जब ब्रिटेन ने बड़े पैमाने पर ब्रिटिश पूंजी का भारत में निवेश किया उस काल को इन्होंने वित्तीय पूंजीवाद नाम दिया। रजनी पामदत्त ने
यहाँ तक कह दिया कि जो 1857 का जो विद्रोह था वो हटाए गए भारतीय राजाओं का विद्रोह था। और यहाँ तक कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में ये कहा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये मध्यवर्ती भारतीयों की संस्था है, जिसे अंग्रेज़ों ने इसलिए बनाया कि उनके प्रति जो भारतीयों की जो भावनाएं, जो विरोध सामने आ रहा है उसको कम किया जाए। इसके बाद हेडिंग डालेंगे उपाश्रित या अधीनस्थ उपागम। उपाश्रित या अधीनस्थ उपागम। उपागम आखिर ये क्या है? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1980 के दशक से इसकी शुरुआत हुई और मुख्य रूप से जो मौजूदा इतिहास लेखन हुआ था उसके विरोध के स्वरूप इसकी शुरुआत हुई, उसके विरोध के रूप में इसकी शुरुआत हुई। और एक इतिहासकार हुए हैं रणजीत गुहा। रणजीत गुहा मुख्य रूप से इनके लेखनों के साथ ही उपाश्रित और अधीनस्थ उपागम की शुरुआत होती है। इन्होंने ये कहा, रणजीत गुहा साहब ने ये कहा कि औपनिवेशवादियों ने, औपनिवेशिक विचारकों ने जो इतिहास लिखा है, भारत का जो इतिहास लिखा है वो भारत के अतीत को उन्होंने मनमाने ढंग से लिखा है और अपने पक्ष में लिखने का पूरा प्रयास किया है। अर्थात इन्होंने उपनिवेशवादियों के द्वारा जो इतिहास लिखा गया है उसका पुरजोर उसका खंडन किया और रणजीत गुहा की तमाम कृतियाँ, तमाम उनके लेख, तमाम उनके व्याख्यान इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं और इतिहासकारों को एक नई दिशा देने का प्रयास करते हैं, एक नई दिशा देते हैं। रणजीत गुहा ये सवाल्टर्न अध्ययन ग्रुप से जुड़े हुए थे, अध्ययन ग्रुप से जुड़े हुए थे। इस ग्रुप से जुड़े हुए जो भी इतिहासकार थे उनका एक केंद्र बिंदु था कि वो लोग दक्षिण एशियाई देशों के जो भी निचले समाज के लोग थे, निचला समाज था, गिरे हुए दबे कुचले लोग थे, उनकी आवाज़ को लिखना, उनकी आवाज़ को उठाना था। इनका एक ये भी उद्देश्य था कि जो औपनिवेशिक प्रमुख हैं और उनके अधीनस्थ, उनके बीच में किस तरीके का अंतर्द्वंद रहता है, किस तरीके की परस्पर क्रिया होती है, किस तरीके का विरोध होता है, इसको भी समझना इनका एक प्रमुख उद्देश्य था। कहने का तात्पर्य है कि उपाश्रित अधीनस्थ उपागम अर्थात इस दृष्टिकोण ने आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन कला को काफ़ी हद तक प्रभावित कर दिया, काफ़ी हद तक बदल दिया। इन्होंने इस विचारधारा के जो भी इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने राजाओं, वायसरायों, बड़े बड़े नेताओं को लिखने के बजाय उनके स्थान पर आम लोगों की आवाज़ों को लिखा, आम लोगों के विचारों को लिखा। जो भी पिछले इतिहासकार हुए हैं, जैसे औपनिवेशिक दृष्टिकोण के इतिहासकार, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के इतिहासकार, मार्क्सवादी दृष्टिकोण के इतिहासकार, इन सभी इतिहासकारों पर इन्होंने पक्षपाती का आरोप लगाया। इन्होंने कहा कि इन लोगों ने जो इतिहास लिखा है वो अपने पक्ष में लिखा है। साथ ही साथ इन्होंने इन सभी पिछले इतिहासकारों पर, इन सभी विचारधाराओं पर आम लोगों की आवाज़ को दबाने का भी इन्होंने आरोप लगाया। इसके बाद हेडिंग डालेंगे संप्रदायवादी दृष्टिकोण, संप्रदायवादी उपागम। संप्रदायवादी उपागम या दृष्टिकोण। इस संप्रदायवादी दृष्टिकोण के जो भी इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने देखा जाए तो मध्यकालीन इतिहास और औपनिवेशिक
जो विचारकों के इतिहास थे उनके हिसाब से, उनके आधार पर इन्होंने अपना लेखन किया। मध्यकालीन और औपनिवेशिक विचारकों के द्वारा जो भी लिखा गया, उन्हीं के लेखन के आधार पर इन्होंने थोड़ा बहुत लिखा। और इस विचारधारा के इतिहासकारों ने हिंदू और मुस्लिम को दो शत्रु समूहों में विभाजित किया और ये कहा कि सांप्रदायिक नेताओं के हाथों में आकर के इन दोनों वर्गों के मध्य संबंध और भी कड़वे हो गए। इसके अलावा यह भी विचार प्रचारित किया कि मध्यकालीन भारत में मुसलमान ये शासक वर्ग के रूप में थे और जो हिंदू ये शासित थे, ये अधीन थे उनके, ये पराधीन थे और ये बेसहारा थे। अर्थात संप्रदायवादी दृष्टिकोण ने हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक शत्रु समूह के रूप में देखने का काम किया। अब हेडिंग डालेंगे कैम्ब्रिज स्कूल उपागम। कैम्ब्रिज स्कूल उपागम। तो कैम्ब्रिज के जो भी इतिहासकार हुए उन्हें उस समूह को कैम्ब्रिज स्कूल के नाम से जाना जाता है। जो कैम्ब्रिज के जो भी इतिहासकार हुए हैं इनके समूह को कैम्ब्रिज स्कूल के नाम से जाना जाता है। तो इस समूह के इतिहासकारों का ये मानना है कि भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो औपनिवेशिक शोषण के कारण नहीं हुआ, बल्कि जो औपनिवेशिक जो सत्ता वहाँ पर थी, औपनिवेशिक जो शासन था, उसके द्वारा जो लाभ दिए जा रहे थे उन लाभों को प्राप्त करने के क्रम में भारतीयों का ही आपस में वो संघर्ष था। उस लाभ को पाने के लिए भारतीयों का आपस में ही संघर्ष था। अर्थात इस समूह के इतिहासकारों ने भारतीयों के बीच में अंतर्द्वंद को देखने का काम किया, न कि औपनिवेशिक सत्ता और भारतीयों के बीच अंतर्द्वंद को देखा। अर्थात इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को बिल्कुल बदलने का काम किया। इसके बाद देखते हैं नारीवादी दृष्टिकोण। नारीवादी दृष्टिकोण। तो अभी तक आपने जो भी दृष्टिकोण पढ़े हैं, जैसे औपनिवेशिक दृष्टिकोण, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी, उपाश्रित, कैम्ब्रिज, जो भी आपने पढ़े, ये सभी महिलाओं की वास्तविक स्थिति, महिलाओं की भूमिका, महिलाओं के योगदान को लिखने में असफल रहे। 1970 का जो दशक था, ये महिला आंदोलनों के रूप में ये दशक जाना जाता है और इसी दशक से महिलाओं के इतिहास लेखन का कार्य शुरू किया गया। जैसे 1973 में एक आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन, जो चमोली जिला उत्तराखंड में चलाया गया था। इसी तरीके से बहुत सारे स्वनियोजित महिला संघों ने महिला श्रमिकों की वकालत की, महिला श्रमिकों के अधिकारों को लेकर के, उनके सामाजिक न्याय को लेकर के उन्होंने वकालत की। और इसी के साथ साथ एक बहुत ही प्रमुख नाम है लोतिका सरकार। ये एक महिला वकील थी और एक सामाजिक कार्यकर्ता
और एक शिक्षक भी थी। शिक्षक, इन्होंने महिलाओं के अधिकारों को लेकर के इन्होंने काफ़ी प्रयास किए, महिलाओं के अधिकार के लिए काफ़ी इन्होंने संघर्ष किया और यहीं से कहीं न कहीं महिलाओं का एकजुट होना शुरू हो जाता है। लोधिका सरकार ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक होने वाली पहली भारतीय महिला थी। इसी तरीके से महिलाओं के बारे में बी.आर. नंदा ये पुस्तक लिखते हैं, इंडियन वुमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी, अर्थात भारतीय महिला पर्दा से आधुनिकता तक। इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने महिलाओं के बारे में बहुत कुछ लिख डाला। यहाँ तक कि जो औपनिवेशिक जो काल था, उस काल में महिलाओं की कितनी दयनीय स्थिति थी, इसके बारे में पंडिता रमाबाई एक पुस्तक है, द हाई कास्ट वुमेन, जो 1887 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में पंडिता रमाबाई लिखती हैं कि औपनिवेशिक समय में महिलाओं की कितनी दयनीय स्थिति थी और ये पुस्तक एक उच्च जाति की हिंदू महिला पर आधारित है और इस पुस्तक में उस उच्च जाति की हिंदू महिला का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि किस तरीके से हिंदू ग्रंथ मनु संहिता के नियमों के आधार पर उस महिला के जीवन को बांध दिया गया। ये जो पंडिता रमाबाई थी, ये एक समाज सुधारक थी, एक शिक्षक थी और इन्होंने महिलाओं की काफ़ी वकालत की, महिलाओं की शिक्षा पर काफ़ी बात की और साथ ही साथ महिलाओं की मुक्ति पर भी इन्होंने काफ़ी बात की है। इसी के साथ एक पुस्तक है मदर इंडिया। ये पुस्तक 1927 में प्रकाशित हुई थी और इसको किसने लिखा था? कैथरीन मेयो। ये एक अमेरिकी इतिहासकार थी। ये पुस्तक जैसे ही प्रकाशित होती है, वैसे ही जो हिंदू सुधारक और लेखक हैं उनके बीच कोलाहल शुरू हो जाता है, क्योंकि हिंदू सुधारक और लेखकों ने जिन चीज़ों पर पर्दा डाला था उन सभी को कैथरीन मेयो ने उजागर करके रख दिया। मदर इंडिया के माध्यम से कैथरीन मेयो ने भारत की स्त्रियों, दलितों की दयनीय स्थिति को सामने लाकर रख दिया। जो समाज सुधारक, जो हिंदू लेखक महिला समर्थक होने का दावा करते थे, वही लोग अपनी अपनी पत्रिकाओं में कैथरीन मेयो के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आए। तो फिलहाल आपने आज की क्लास में ये समझा कि इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।